नमस्कार, इंडिया वॉइस पर स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मिश्रा। उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव का दंगल गुजरते समय के साथ दिलचस्प होने लगा है। भाजपा ने जहां प्रत्याशी घोषित करने के साथ साथ उनके नामांकन की तिथियों का ऐलान भी कर दिया है, तो उनके प्रचार प्रसार के केंद्रीय नेताओं की डिमांड पार्टी के हाईकमान को भेज दी गई है। जबकि विपक्षी दल कांग्रेस अब भी अपने बचे हुए 2 प्रत्याशियों के नाम घोषित नहीं कर पाई है। तो एक तरफ भारतीय जनता पार्टी और दूसरी तरफ कांग्रेस। अब देखना ये होगा कि साथ ही साथ माना जा रहा है कि तमाम क्षेत्रीय पार्टी यानी कि बसपा और यूकेडी जिस तरह से प्रत्याशियों को मैदान में उतार रही है, बीजेपी का ये दावा है कि ये कांग्रेस को डेंट पहुंचाने का काम करेंगी। आगे आने वाले समय में एक तरफ भारतीय जनता पार्टी मोदी की गारंटी का प्रचार प्रसार करते हुए नजर आ रही है, तो विपक्ष लगातार सरकार पर हमलावर होकर जनता के बीच पहुंचने का काम कर रही है। जनता के पाले में गेंद है कि आखिर किसको ज्यादा जिताकर, ज्यादा वोट देकर वो सत्ता के सिंहासन पर पहुंचाती है और किसकी तरफ ज्यादा झुकाव जनता का महसूस होता है। आज हम इसी पर करेंगे बातचीत, लेकिन उससे पहले अब देखिए एक रिपोर्ट। उत्तराखंड में चुनावी दंगल रोचक होने लगा है, क्योंकि बीजेपी और कांग्रेस के साथ साथ दूसरे विपक्षी दलों ने अपने प्रत्याशी घोषित करने शुरू कर दिए हैं। चुनावी दंगल इसलिए भी रोचक हो रहा है क्योंकि बीजेपी का दावा है कि यूकेडी, बीएसपी या निर्दलीय जो भी चुनाव में खड़े हो रहे हैं, वो सभी कांग्रेस को डेंट पहुंचाने का काम करेंगे। जबकि बीजेपी के लिए ये चुनाव बड़ी जीत हासिल करने का समय है। विपक्षी दलों में कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस सिर्फ 3 सीटों पर प्रत्याशी घोषित कर पाई है। बची हुई 2 सीटों पर अभी भी चिंतन और मंथन के दायरे में है, जिस पर अंतिम निर्णय पार्टी हाईकमान नहीं ले पाई है, क्योंकि उसके सीनियर नेता चुनाव लड़ने से मना कर चुके हैं। अभी तक चुनाव में यूकेडी 4 सीटों पर प्रत्याशी घोषित कर पाई है और टिहरी सीट पर निर्दलीय प्रत्याशी को समर्थन दिया है, जबकि बीएसपी ने अभी तक 3 लोकसभा सीटों पर अपने नामों का अंतिम पैनल पार्टी नेतृत्व को भेज दिया है, जिसमें पौड़ी गढ़वाल, अल्मोड़ा और टिहरी लोकसभा सीट के नाम प्रमुख हैं। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा की माने तो बची हुई 2 सीट पर भी प्रत्याशी जल्द घोषित हो जाएंगे और कांग्रेस पार्टी को उम्मीद है कि जनता के भरोसे पर विपक्ष खरा उतरने का काम करेगा और इस चुनाव में बीजेपी को मात दी जाएगी। ये इसका उत्तर तो हाईकमान ही दे सकता है पार्टी का, क्योंकि जो हमारी बैठकें हैं वो सीईसी भी हो चुकी, हाई लेवल कमेटी की बैठक हो चुकी। हम सभी लोग अपने जो मत हैं वो हम वहाँ बता चुके कि मैं क्या चाहता हूँ, यशपाल जी क्या चाहते हैं या हमारी स्क्रीनिंग कमेटी क्या चाहती है। अब हाईकमान ने सभी जितने भी प्रत्याशियों की हमने एक सूची बनाई थी, उन लोगों पे पॉजिटिव और नेगेटिव जो भी कमेंट्स हैं उनको नोट किया है और उस हिसाब से वो अपने निर्णय देंगे और मुझे उम्मीद है कि आज एक आध दिन में ये चीजें हो जाएंगी। बीजेपी प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी की माने तो उत्तराखंड में चुनाव बीजेपी के पक्ष में है और बीजेपी इस चुनाव में बड़ी जीत हासिल करेगी, क्योंकि विपक्ष के साथ ना तो जनता खड़ी है और ना ही उनके नेता चुनाव लड़ रहे हैं। बीजेपी नेता ने कहा कि स्टार प्रचारकों के लिए केंद्रीय नेतृत्व को डिमांड भेजी जा चुकी है और नामांकन की तारीखों के साथ ही बीजेपी का प्रचार प्रसार भी और तेज हो जाएगा। निश्चित रूप से सभी पार्टियां, चुनाव है ये, उस चुनाव में तो सभी लोग लड़ेंगे। बसपा भी लड़ेगी, यूकेडी का मैं पढ़ रहा था कि उन्होंने भी अपने कैंडिडेट घोषित किए हैं, सभी लोग करेंगे ही। लेकिन इस समय भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव को एक तरफा चुनाव जीतेगी। उत्तराखंड में बीजेपी नेताओं को जहां पीएम मोदी की गारंटियों पर भरोसा है, तो वहीं विपक्ष को सरकार की नाकामियों पर, जहां जनता उन्हें सबक सिखाने का काम करेगी। जबकि राजनीति के जानकार इस चुनाव को सत्ताधारी दल के मुकाबले विपक्षी दल के लिए ज्यादा चुनौती वाला बता रहे हैं। इंडिया वॉइस के लिए देहरादून से अभय कैंतुरा की रिपोर्ट। तो उत्तराखंड में जिस तरह से कांग्रेस
जबकि 2 सीटों पर अभी भी मंथन चल रहा है। एक तरफ कांग्रेस, दूसरी तरफ बीजेपी। अब देखना ये होगा कि लगातार एक दूसरे पर हमलावर हो रही पार्टियों के बीच में जनता किसकी ज्यादा सुनती है। लखपत बुटोला जी, प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, स्वागत है आपका। देवेंद्र भसीन जी, राज्य मंत्री बीजेपी से हमारे साथ हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और उमा सिसोदिया जी, प्रदेश उपाध्यक्ष आम आदमी पार्टी से हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले देवेंद्र भसीन जी, सबसे पहले आपके पास आती हूँ। जिस तरह से उत्तराखंड में आपके 5 उम्मीदवार घोषित हो गए हैं, लगातार चुनावी ताल भी ठोकते हुए नजर आ रहे हैं। कांग्रेस को 2 सीटों पर अभी भी प्रत्याशियों के नाम फाइनल करना बाकी है। क्या लग रहा है आपको? कांग्रेस का कहना है कि सरकार की नाकामियों को लेकर जनता के बीच पहुंचेंगे और नतीजे पलटने का काम करेंगे। कांग्रेस किसी खुशफहमी में रहना चाहती है तो रहे, हमें आपत्ति नहीं है, लेकिन धरातल की सच्चाई है कि कांग्रेस इस बात को मान चुकी है कि वो चुनाव हार रही है। और यही कारण है कि कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं उन्होंने चुनाव लड़ने से मना कर दिया। और जिन 3 सीटों पर जो प्रत्याशी घोषित भी किए गए हैं वे उनकी बी टीम के हैं और बड़े जो उनके नेता हैं वे चुनाव से पीछे हट गए हैं। इसका सीधा मतलब यह है कि कांग्रेस को अंदर से पूरी तरह से पक्का हो गया है कि वो चुनाव नहीं जीतेंगे। और जिस प्रकार से 2 सीटों का अभी तय होना बाकी है तो पार्टी में चिंतन नहीं हो रहा है, पार्टी तो भारी चिंता और हताशा में है। और यही कारण है कि इतने दिन बीत जाने के बाद निर्णय नहीं हुआ। और मैं करण महाराज जी का बयान सुन रहा था तो उनके बयान से बहुत साफ था कि वे खुद निराश है। उन्होंने बहुत ढीले ढाले शब्दों में कहा कि ये तो पार्टी हाईकमान बताएगी इसके बारे में, यानी कि कांग्रेस के अंदर एक प्रकार से बिल्कुल हताशा की स्थिति बन गई है। लखपत बुटोला जी। जी, देवेंद्र जी का तो कहना है कि कांग्रेस के अंदर हताशा और निराशा है, मंथन नहीं हो रहा बल्कि हताशा वहां पर दिखाई दे रही है। जी, कांग्रेस के लोग मान्य भसीन साहब के पास गए हैं कि हम निराश और हताश हैं, शायद उनको बता रहे कांग्रेसी लोग। ऐसा मैं आपसे कह रहा हूँ, मैं अभी भी पौड़ी लोकसभा में प्रचार कर रहा हूँ, अपने विधानसभा में हूँ और सड़क से ही आपसे डिबेट से जुड़ा हूँ, मैं कोई स्टूडियो से नहीं जुड़ा हुआ हूँ। इसी से आप समझ सकते हैं कांग्रेस का कार्यकर्ता कितनी मेहनत कर रहा है, जनता के बीच जा रहा है। और जो इस सरकार ने 10 साल में इस देश को, इस प्रदेश को जो पीछे ले जाने का काम किया वो जनमानस के समझ में आ रहा है। ये पौड़ी लोकसभा के अंदर अंकिता का मुद्दा हो, चाहे वो अग्निवीर का मुद्दा हो, चाहे भ्रष्टाचार का मुद्दा हो, चाहे वो भर्ती घोटाले का मुद्दा हो, ये सारे मुद्दों को लेकर जनता में आक्रोश है और भाजपा भूखी खाएगी और बुरी तरह से लोकसभा चुनाव हारेगी। जी, उमा सिसोदिया जी, क्या लगता है आपको? कांग्रेस और बीजेपी के अलावा 2 सीटों पर मंथन हालांकि जारी है, लेकिन उम्मीदवारों की घोषणा आने वाले दिनों में हो ही जाएगी। कहा यह जा रहा है बीजेपी के द्वारा कि यूकेडी और बसपा के जो उम्मीदवार खड़े हो रहे हैं वो कांग्रेस को डेंट पहुंचाने का काम करेंगे। देखिए, ये बीजेपी का अपना एक एनालिसिस है। हर पार्टी का, हर व्यक्ति को जो भी प्रत्याशी खड़े होते हैं, किसी भी पार्टी के प्रत्याशी खड़े होते हैं, उनको लेके कुछ ना कुछ एनालिसिस निकलता है कि भाई कौन किसको नुकसान पहुंचाएगा, कौन किसको फायदा पहुंचाएगा। मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि बीजेपी इस समय अपनी चिंता करे, उनको कांग्रेस की या बसपा की या यूकेडी की या दूसरी किसी पार्टी की चिंता ना करे। इस समय का चुनाव लोकतंत्र बचाने वाली शक्ति और लोकतंत्र को हराने वाली शक्तियों के बीच में है। बीजेपी को चुनाव की चिंता करनी चाहिए अपने अधिकारियों की अगर नहीं, लेकिन इंडिया गठबंधन में जिस तरह से आप कांग्रेस के साथ हैं, पिछली 5 सीटें बीजेपी के कब्जे में रही हैं, सत्ता में वो हैं, राज्य में उनकी सरकार है, आपको नहीं लगता कि ज्यादा तैयारी के लिए कांग्रेस को लिस्ट पहले लानी चाहिए थी? देखिए, मुझे लगता है कि कांग्रेस एक बड़ा संगठन है और जो उनके संगठन का जो एक ढांचा होता है बूथ लेवल तक का और नीचे तक का ढांचा, मैं समझती हूँ, देखिए मैं कांग्रेस में नहीं हूँ लेकिन फिर भी मैं समझती हूँ कि इस देश की सबसे पुरानी पार्टी का संगठन शायद उतना मजबूत होगा कि इन लोगों को सिर्फ अब एक प्रत्याशी देने की आवश्यकता है और जो संगठन के जो कार्यकर्ता हैं, जो अधिकारी होते हैं, संगठन के लोग जो होते हैं, वो उस प्रत्याशी को साथ लेकर उसकी मतलब पार्टी की जो नीतियां हैं उनको जनता तक पहुंचाने का कार्य करेंगे और सिर्फ उनको एक प्रत्याशी घोषित करने की आवश्यकता है। और मैं इस बात से सहमत हूँ कि जितनी जल्दी प्रत्याशी घोषित होगा उतनी ही जल्दी प्रत्याशी का जो नाम है वो जनता तक जाएगा। लेकिन मैं समझती हूँ कि कांग्रेस का संगठन बूथ लेवल तक है और वो बहुत आसानी के साथ अपनी नीतियों को जनता तक पहुंचाने का कार्य उनके अधिकारी, उनके कार्यकर्ता करेंगे। नहीं, लेकिन तमाम राजनीतिक पंडितों की बात की जाए, राजनीतिक जानकारों की बात की जाए तो उनका भी ये मानना है कि सत्ताधारी बीजेपी है, सांसद 5 सिटिंग बीजेपी के हैं, तो बीजेपी से ज्यादा ये चुनौतीपूर्ण इंडिया गठबंधन के लिए है।
देखिए, इंडिया गठबंधन बहुत मजबूती के साथ इस बार चुनाव में है और मैं समझती हूँ कि अगर जनता इलेक्टोरल बॉन्ड में जो कुछ घपला इन लोगों ने किया है और जिस तरीके का भ्रष्टाचार किया है और जिस तरीके से लोकतंत्र का गला घोटने की एक नाकाम कोशिश आप लोगों ने की है कि किसी भी कंपनी के ऊपर आप ईडी लगा दीजिए, जैसे वो कंपनी आपकी इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदती है उसके बाद सब कुछ ठीक हो जाता है, उसके बाद कहीं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती और उसके ऊपर ईडी का और सीबीआई का शिकंजा जो है वो हट जाता है। इनकम टैक्स के नोटिस उस कंपनी से हटा दिए जाते हैं। क्यों हटा दिए जाते हैं भाई? अगर वो कंपनी इतनी ही ज्यादा भ्रष्ट थी तो इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदने के बाद कैसे सब कुछ पाक साफ हो गया? लगातार सुप्रीम कोर्ट इनसे मांग रहा है, सीबीआई एसबीआई बैंक से लगातार मांग रहा है कि वो कौन कौन कंपनी है उनके इलेक्टोरल बॉन्ड की जो लिस्ट है वो आप हमें दीजिए और लगातार एसबीआई बैंक लगातार अपने आप को बार बार देवेंद्र भसीन जी इस पर जवाब दीजिएगा। देखिए, उमा जी जो बात कह रही हैं बहुत ही गलत तथ्य पे कह रही हैं। मैं माफी के साथ कहना चाहता हूँ कि उमा जी आमतौर पर तथ्यात्मक बात करते हैं, लेकिन आज उनके सब बातें जो हैं वो तथ्यों से अलग है। पहली बात जो बॉन्ड की बात है, बॉन्ड की बात में तो कांग्रेस के नेता हो चाहे किसी और पार्टी के नेता हो सभी को प्राप्त हुआ है एक बात। और जिन कंपनी ने दिया भी है तो हमारी सरकार की जो एजेंसियां हैं उन्होंने उसके खिलाफ कोई कार्रवाई रोकी नहीं है। वो कार्रवाई हमारी लगातार चल रही है और हम भ्रष्टाचार को जड़ से मिटा के मानेंगे। और जब आम आदमी पार्टी के नेता भ्रष्टाचार की बात करते हैं तो बड़ी हैरानी होती है। उनके मंत्री जेल में रहते हैं, लगातार शराब घोटाले को लेकर के अन्य सब बातें जो गड़बड़ है वो दिल्ली के मंत्री करते रहते हैं। और इसी प्रकार से आप तो केजरीवाल जी के मंत्री ने कहा कोर्ट में कि भाई हमें गारंटी दो कि हमें गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, तो कोर्ट कैसे गारंटी देगा? आपने गलत काम किए हुए तो गिरफ्तारी हो सकती है, तो ईडी का अधिकार है। अभी कोर्ट से गारंटी मांग रहे हैं कि हम तब ईडी के पास आएंगे जब हमारी गिरफ्तारी नहीं होगी। यानी कि भ्रष्टाचार में आकंठ डूबी हुई आम आदमी पार्टी के नेता से ईमानदारी की बात करते हैं तो इससे बड़ा मजाक देश में हो नहीं सकता। मैं कांग्रेस पर आता हूँ तो कांग्रेस के यहाँ 2 सीटें बची हुई है और हरीश रावत जी ने मना कर दिया कि मैं चुनाव नहीं लड़ना चाहता। उन्होंने कहा कि साहब मैं तो राजनीति से संन्यास लेना चाहता हूँ। उधम सिंह नगर नैनीताल सीट पर यशपाल आर्य जी से कहा जा रहा है, वो कह रहे मैं चुनाव नहीं लड़ना चाहता। तो ये क्यों नहीं चुनाव लड़ना चाहते? अगर इनमें जरा सी ताकत होती, अगर जरा सा भी कॉन्फिडेंस होता तो आगे बढ़ के कहते हम चुनाव लड़ेंगे। लेकिन चुनाव से भागने का सीधा मतलब ये है कि आप चुनाव हार चुके हैं या आप मान चुके हैं। तो ऐसे में लफाजी जो मर्जी करते रहिए, लेकिन धरातल की सच्चाई ये है कि लखपत बुटोला जी कर चुकी है और चुनाव हारने वाली है। और देवेंद्र भसीन जी के सवाल का जवाब दीजिएगा। जीतेंगे। हरीश रावत को लेकर हरीश रावत जिस तरह से वीरेंद्र रावत का नाम आगे करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन पार्टी की पहली पसंद अभी भी वही बने हुए हैं। देखिए, मैं कह सकता हूँ कि पार्टी में जो पैनल है लोकसभा को लेकर के वो पैनल हाईकमान के पास है। उसके विचार विमर्श करने के बाद और आज या कल में वो घोषित हो जाए, प्रत्याशी घोषित है, उसमें कोई बड़ी दिक्कत नहीं। और मैं आपसे कह सकता हूँ बहुत जल्दी आपको प्रत्याशी मिलेगा और किसी प्रकार का पार्टी में प्रत्याशी को लेकर कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जहाँ तक मैं भसीन साहब की बहुत सारी बातें सुन रहा था, मुझे लगता है कि भसीन साहब जिस परिस्थिति में कह रहे हैं कि मैं पौड़ी लोकसभा की बात करूं, अगर इन्हें बहुत विश्वास है मोदी जी के काम पर, अपने कैंडिडेटों पे बहुत विश्वास है भसीन साहब, तो जिस तौर से तुम लोगों को तोड़ तोड़ करके, चाहे वो बद्रीनाथ के विधायक हो, चाहे पौड़ी के पूर्व विधायक हो, चाहे जो भी जितने भी लोग हैं कांग्रेस के, सारे के सारे लोगों को भाजपा ज्वाइन करवा रहे हैं, तो क्या आपको अपने जो पिछली बार के मत प्रतिशत जो आपको पड़ा था उस पर भरोसा नहीं है? क्या आपको अपने कार्यकर्ताओं पे भरोसा नहीं रहा है? क्या आपको अपने पे भरोसा नहीं है? मोदी जी के कामों पे नहीं तो भरोसा लखपत जी, जिस तरह से आप सवाल उठा रहे हैं, देवेंद्र भसीन जी तो जवाब ले लेंगे, लेकिन वो अगर ज्वाइन करा रहे हैं तो आपकी पार्टी के नेता जा भी तो रहे हैं, तो आपका अपना भरोसा कहाँ गया? मैडम जी, यदि आपके दरवाजे पर ईडी सीबीआई इनकम टैक्स के छापे पड़ जाएंगे ना, तो आपको भी पता चल जाएगा अंदर कब जाना बाहर। देवेंद्र भसीन जी इसका जवाब दीजिएगा। सुन लीजिए, मैं पूरी बात कह रहा हूँ। हमारे एक विधायक है बद्रीनाथ से, और ये पौड़ी रुद्रप्रयाग में भाषण दे रहे थे और उन्हीं कपड़ों में उन्हें कपड़े बदलने का खिलाफ मामला है। आप बीजेपी सरकार के समय का नहीं है। मेरी बात सुन लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए, आपके काम आएगी जो मैं बात कहने वाला हूँ, आपके ही काम आएगी। कृपया शांत कराइए, शांत कराइए। लखपत बुटोला जी, लखपत बुटोला जी, 1 मिनट सुन लीजिएगा देवेंद्र भसीन जी को, फिर जवाब दीजिएगा जी। बात तो आने दीजिए मुझे, नहीं बात सुन लीजिए ना पहले, फिर आप बोलिएगा कि मुझसे कहा गया बोलने के लिए, तो आप क्यों बोल रहे हैं? इसका सीधा मतलब ये है। नहीं, आप ही के सवाल पे मैं जवाब ले रही हूँ, आपके सवाल पे जवाब ले लूँ फिर आप वापस आ जाइएगा जी। मेरी पूरी
बात तो आनी मैं ये कह रहा हूँ कि इस समय जो गोदियाल जी पे नोटिस आने की बात है, तो गोदियाल जी के खिलाफ जो नोटिस है वो उस समय का नहीं है। वो जब कांग्रेस की सरकार थी केंद्र के अंदर, उस समय जो उनके द्वारा कथित तौर पर घटने किए गए थे महाराष्ट्र में रहते हुए, तो गोदियाल जी देवेंद्र भसीन जी 1 मिनट दीजिएगा। देवेंद्र भसीन जी, ऐसे कुछ समझ नहीं आएगा। लखपत बुटोला जी, आप अपनी बात पहले पूरी खत्म कीजिए। अपने शांत कराइएगा, ये बहुत यदि मैं ये कह रहा हूँ, अच्छी बात नहीं है। इन्होंने इतना विकास किया होता, और मैं आपसे आज कह रहा हूँ कि बद्रीनाथ के हमारे विधायक, एकमात्र विधायक पौड़ी लोकसभा से थे, और वो रुद्रप्रयाग को दिन में भाषण, शाम को भाषण देते हैं, कहते हैं कि भाजपा में चाहे करोड़ में खरीद ले, मैं नहीं जाने वाला, हमारे हम जेल जाएंगे, नहीं जाने वाला। पता चला उन्हें कपड़े बदलने का मौका भी नहीं दिया, और 8 घंटे में वो दिल्ली में अमित शाह जी से मिलते हुए और पार्टी ज्वाइन कर। चलिए ठीक है, अब आपका हो गया, अब आपका हो गया, मैं जवाब लेती हूँ। देवेंद्र भसीन जी, ठीक है, लखपत बुटोला जी समझ आ गई मुझे आपकी बात। देवेंद्र भसीन जी जवाब दीजिएगा। श्री गणेश गोदियाल पर को जो नोटिस दिया गया निगम कक्षा, वो मामला कांग्रेस के शासनकाल में दर्ज हुआ था, क्योंकि सरकार केंद्र में कांग्रेस की थी, इसलिए गोदियाल जी ने उस नोटिस को दबवा दिया था। ये महाराष्ट्र में मूल रूप से रहते हैं और वहीं पर ही अपने व्यवसाय करते हैं। वहाँ जो उन्होंने अपने व्यवसाय में गड़बड़ी की होंगी, जो आरोप इनके ऊपर है, उस पर नोटिस जारी हुआ है। अब विभाग तो अपना काम करेगा, अब कांग्रेस की सरकार वहाँ रोकने के लिए नहीं है, तो विभाग की जो प्रक्रिया है उसके तहत जो है ये नोटिस आए हैं। और इससे पहले विधानसभा चुनाव में भी इन्होंने ऐसा ही ड्रामा किया था। इससे एक बात तो साफ हो गई। नहीं, लखपत बुटोला जी राजेंद्र भंडारी पर भी सवाल उठाते हुए नजर आ रहे हैं। उसमें भी आता हूँ। दूसरी बात यह है कि राजेंद्र भंडारी जी का जो मसला है, ये उनकी पत्नी के संग जोड़ते हैं, तो हमारी सरकार ने तो उनकी पत्नी को भ्रष्टाचार के मामले में जो है वहां से हटाया था। अब माननीय उच्च न्यायालय ने अगर उनको रजिस्ट्रेट कर दिया, तो माननीय उच्च न्यायालय का आदेश तो हम सबके लिए बाध्यकारी है, लेकिन कोई डील नहीं है इसमें। और केवल राजेंद्र भंडारी क्यों, आप मनीष खंडूरी छोड़ करके वहां से आए हैं, वो तो गंभीर नेता है, और एक नहीं करीब 18 नेताओं ने कांग्रेस पिछले 10 दिन के अंदर छोड़ी है। आप अपने घर को संभाल नहीं पा रहे हैं, आपका घर बिखरता जा रहा है, और आप आरोप लगा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी पर। पहले आप मंथन करिए कि लोग क्यों जा रहे हैं। अगर आप मंथन नहीं करेंगे, आप परिवारवाद में, भ्रष्टाचार में और जो है बड़े नेताओं की चापलूसी के घेरे में रहेंगे, तो कांग्रेस का जो है आज हो रहा है, इससे बुरा हाल होने वाला है। तो कांग्रेस के नेताओं से यही एक अपील है कि आप हमको या मोदी जी को या धामी जी को सोचने से बेहतर होगा कि पहले अपने गिरबान में झांकिए, मंथन करिए कि केवल उत्तराखंड नहीं, पूरे देश के अंदर बड़े बड़े नेता चुनाव नहीं लड़ेंगे, चुनाव ना लड़ने की घोषणा कर दी उन लोगों ने, और बड़े बड़े नेता भारतीय जनता पार्टी में आ रहे हैं। तो ऐसे में सीधी सी बात यह है कि पूरे देश में कांग्रेस की स्थिति बिल्कुल बिगड़ चुकी है, उत्तराखंड में भी बहुत। लखपत बुटोला जी, अब आप अपनी बात रखिएगा। मैं सुन लीजिए, भसीन साहब तो बहुत प्रबुद्ध व्यक्ति हैं। पहली बात यह है कि जो रजनी भंडारी की बात थी, अभी डबल बेंच में सरकार लेके गई है। कोर्ट ने अभी कोई रिलीफ नहीं किया था, कोर्ट ने प्रक्रिया पे प्रश्न उठाया था, रिलीफ पे नहीं उठाया। भ्रष्टाचार के आरोप इन्होंने लगाए हैं, कांग्रेस ने ये लगाया, आपने भ्रष्टाचार किया, और 4 साल से उन्हें परेशान कर रहे थे। और प्रदेश अध्यक्ष इनके साथ जो बद्रीनाथ के विधायक थे, आज प्रदेश अध्यक्ष है, राज्यसभा सदस्य है, उन्होंने इस मामले को उठाया था। लेकिन उन्होंने ज्वाइन करा करके क्या साबित करना चाहते हैं आप? यदि भ्रष्टाचारी है और इसी तरह के आपको लगता था चोर लुटेरे, तो क्यों ज्वाइन करा रहे भाजपा में? पहली बात है। दूसरी बात नहीं तो लखपत बुटोला जी, ये तो सवाल बड़ा अजीब हुआ ना कि आपकी पार्टी में आप ये कहना चाह रहे हैं कि भ्रष्टाचारी पार्टी में हैं, और भ्रष्टाचारियों को जब जांच का डर दिखाया जाता है तो वो बीजेपी में शामिल हो जाते हैं। तो आप ही अपनी पार्टी में ऐसे नेताओं पर कार्रवाई क्यों नहीं कर देते? आप अपनी पार्टी में पाक साफ लोगों को रखिए ना, जिन्हें कोई खरीद ही ना सके। तुम मेरी बात सुन लीजिए, पहले निकाल देते। एक बात हमने हर एक चीज को निकाल दिया था। मैं जो बात कह रहा हूँ उसको समझ लीजिएगा। हमने तो नहीं कहा ना राजेंद्र भंडारी, रजनी भंडारी भ्रष्टाचारी है, हमने तो कहा नहीं, हमारी तरफ से नहीं। तो अब तो आप ये सवाल उठा रहे हैं ना कि अगर भ्रष्टाचारी है तो क्यों ज्वाइन करा रहे हैं, ये तो सवाल उठा रहे हैं ना। अरे सुन तो लीजिए, 4 साल आप लखपत बुटोला को, इनको भसीन साहब को कह लिए चोर हैं, ये चकारे हैं, ये लुड्डे हैं, ये लफड़े हैं, और अपने पास ला करके कह देंगे ये तो इनसे अच्छा आदमी नहीं, ये तो बिल्कुल भद्र आदमी, बड़े आदमी है, तो क्या भरोसा करेंगे आपका? आप ये बता दीजिए। आपने कहा कि वो भ्रष्ट है, लूट है, खसोट है, बलात्कारी है, और आज आपने पार्टी में लेके कह रहे सबसे अच्छे आदमी है। ये हमसे आरोप लगेगा कि इनसे आरोप लगेगा, ये बताओ ना आप। ठीक है, सवाल पूछेंगे आप। ठीक है, देवेंद्र भसीन जी से जवाब लेते हो, लेकिन ये सवाल तो फिर आप पर भी हो सकता है। इंडिया गठबंधन में जो दल साथ आए हैं, वो दल क्या एक दूसरे पर आरोप नहीं लगाते थे? अरे ये आरोप है, ये मामला तो कोर्ट में है, ये तो कोर्ट लेके देवेंद्र भसीन जी इस पर जवाब दीजिएगा। पहली बात चुनाव हराया। उमा जी आती हूँ मैं आपके पास।
लखपत जी की पार्टी में, कांग्रेस में वो लोग थे, उस समय बिल्कुल ठीक थे। अब पार्टी बदल के ठीक नहीं BJP थे, आए हैं, मेरे तो आज ये उनको कह रहे भ्रष्टाचारी लोगों को साथ ले गई है बीजेपी डरा करके। अरे भाई वो ईमानदार थे तो कौन डराएगा? ईमानदारों को किससे डर लगता है? ईमानदारों को किससे डर नहीं लगता? डर लगता तो भ्रष्टाचारी को। और यही थे जब केजरीवाल जी को गालियां दिया करते थे, केजरीवाल जी इनकी सोनिया जी को और राहुल जी को गालियां दिया करते थे। आप दोनों के बीच में गठबंधन है। इसी प्रकार से लालू जी और कांग्रेस के बीच के मामले को हम जानते हैं। तो सारा गठबंधन जो है भ्रष्टाचारियों का है। चलिए उमा सिसोदिया जी आपके पास आती हूँ। उमा सिसोदिया जी, लगातार जिस तरह से कांग्रेस के नेता अलग अलग राज्यों में दूसरी पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं, ये दल बदल सभी दलों में होता है, लेकिन इस पर यह आरोप अगर बार बार लगाया जाए कि बीजेपी तोड़ लेती है, बीजेपी तोड़ लेती है, तो आप ये बताइए ना, आपको ऐसे नेताओं को क्यों रखना है जो टूटने पर टूट जाते हैं और जो इतने कमजोर हैं या सबूत इतने कमजोर हैं कि बीजेपी डरा धमका कर ले जाती है अपने साथ? देखिए, मैं कांग्रेस के नेताओं के बारे में कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूंगी, लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहूंगी कि आम आदमी पार्टी के नेताओं को बीजेपी नहीं तोड़ पाई है। हमारे नेता जेल में जाना मंजूर किए हुए हैं इस समय, और लेकिन उन्होंने बीजेपी ज्वाइन नहीं की, जबकि मनीष सिसोदिया जी को साफ आप लोगों ने कहा था कि आप तो हम दिल्ली का मुख्यमंत्री बनवा देंगे, आप बीजेपी ज्वाइन कर लीजिए। ये बिल्कुल ही हमारे सामने सबूत है इस बात के कि उनको ये कहा गया था। हाँ, तो इसका मतलब आप ये प्रूफ करिए ना कि स्टैंड क्लियर होना चाहिए। देखिए, मैंने कहा ना कि मैं आम आदमी पार्टी के नेताओं के बारे में बात करूंगी। हमारे नेता जेल जाना मंजूर किए हुए हैं, सारे के सारे बड़े से बड़े नेता हमारे जेल में है, लेकिन उन्होंने बीजेपी ज्वाइन नहीं की। और मैं यही क्वेश्चन आपसे पूछ रही हूँ, अगर कल मनीष सिसोदिया जी, संजय सिंह जी, सत्येंद्र जैन जी अगर बीजेपी ज्वाइन कर ले, तो मुझे पता है वो 2 दिन के अंदर जेल से बाहर आ जाएंगे और उनके ऊपर लगे हुए सारे आरोप धुल जाएंगे। हमने हजारों इस तरह के उदाहरण देखे हैं कि जैसे बीजेपी की वॉशिंग मशीन में आप दाखिल हुए, आपके ऊपर लगे हुए हर एक आरोप जो है वो सब सही हो गए। आप बिल्कुल साफ हो गए। इनके पास इतनी बेहतरीन वॉशिंग मशीन इस समय बीजेपी के पास है। मैं कहती हूँ कि अपनी विचारधारा से जुड़ा होना, अपनी विचारधारा के साथ खड़े होना, वही एक नेता होता है। और मैं सैल्यूट करती हूँ आम आदमी पार्टी के नेताओं को जो टूटना मंजूर करेंगे लेकिन बीजेपी के सामने झुक नहीं रहे हैं। उनको जेल जाना नहीं, लेकिन इसका मतलब तो ये ना कि आप सीधे सीधे कांग्रेस के नेताओं पर सवाल भी उठा रही हैं साथ साथ। देखिए, मैं सिंपल इस बात को कह रही हूँ कि बीजेपी, कांग्रेस के नेता अगर बीजेपी में जा रहे हैं तो वो उनकी अपनी मर्जी है। मैं उसमें ये नहीं कह सकती आप मत जाइए। बीजेपी के भी बहुत सारे नेता जो है कांग्रेस में जाते हैं या आम आदमी पार्टी में जाते हैं। दिल्ली में बहुत सारे बीजेपी के लोग जो है आम आदमी पार्टी में शामिल हुए हैं। हाँ, नहीं, लेकिन आप ये बात भी कह रही है ना कि आपके नेताओं को जेल जाना मंजूर है, बीजेपी में नहीं। लखपत बुटोला जी, क्या कहना चाहेंगे इस पर आप? लखपत बुटोला जी, सुन पा रहे हैं आप मुझे? देवेंद्र भसीन जी, उमा सिसोदिया जी जिस तरह से ये बात कह रही हैं, तीर फिर भी आपकी तरफ है, निशाना फिर भी आपकी तरफ है। देखिए, मैं इनसे बात पूछूंगा कि बहुत ईमानदारी की बात करती हैं और 1 साल से जेल में पड़े हैं लोग और न्यायालय के आदेश पे, तो भ्रष्टाचार तो सामने आ रहा है। और दूसरा, बहुत ईमानदार है। कुछ समय पहले आप सोनिया जी को, राहुल जी को जी भर के भ्रष्टाचार को लेकर गालियां देते थे। आप कहते थे कि हम वो तो जेल में डाल देंगे। आज उनके सामने आप गिड़गिड़ा रहे हैं, सीटों का बंटवारा कर रहे हैं। इसी प्रकार से लालू जी और सब पार्टियां जो आपके इंडी गठबंधन की है, उन सबको केजरीवाल जी पूरा जी भर के, कभी परिवारवाद के नाम पर, कभी भ्रष्टाचार के नाम पर, सब प्रमाण है, कोसते थे। लेकिन आज दोस्ती पाले हुए, ये दोहरा चेहरा कैसे चलेगा? नहीं चलेगा। और आप चलिए ठीक है, समय मेरे पास नहीं है। आप सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी। देवेंद्र भसीन जी, लखपत बुटोला जी, उमा सिसोदिया जी, बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। तो जिस तरह से उत्तराखंड में लगातार एक तरफ चुनावी हवा है, चुनाव की तैयारियां हो रही हैं, भारतीय जनता पार्टी के 5 उम्मीदवार मैदान में है, तो वहीं कांग्रेस को अभी भी 2 उम्मीदवारों के नामों को लेकर दरकार है। अब देखना ये होगा कि दोनों ही पार्टियों के उम्मीदवार मैदान में आने के बाद में जनता किसकी तरफ ज्यादा झुकाव करती है, किसे चुनती है, क्या सरकार की नीतियों को चुनती है या विपक्ष के दावों के साथ ही साथ सरकार की नाकामियों को। ये आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल हमारे इस खास कार्यक्रम में इतने खबरों के बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। नमस्कार।